रेडी सेडी एंड गो। ठीक है। देन इंस्टाग्राम दोस्तों, व्हाट्सएप दोस्तों, क्या है, क्या हालचाल, सब बढ़िया। आज हम लोग नया चैप्टर चालू करेंगे जो आपके इंटरनल के लिए काफी प्यारा चैप्टर है कि इसको सीख जाइएगा। इंटरनल अगर आपका टैक्सेशन का होगा तो कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन टैक्सेशन में फिक्सेशन करेगा। इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, ये आपका इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, ये चौथा हेड्स ऑफ इनकम है, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। बिजनेस एंड प्रोफेशन इसके बाद आपका चालू होगा। इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन देख लीजिए पहले क्या होगा। इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन डायरेक्ट इनकम होता है। डायरेक्ट इनकम ये इसलिए होता है क्योंकि आदमी अपने पास रखे गए प्रॉपर्टीज का, अपने संपत्ति को किसी साल बेच देते हैं। अब बेच देते हैं तो वो इनकम में बेचते हैं, तो वो इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन हो गया। याद रखिए, हमारा बिलोंगिंग्स जो हम सेल करते हैं, जिस घर में हम रहते हैं वो भी बेच सकते हैं, ठीक है ना। हमारे पास कोई ज्वेलरीज है वो भी बेच सकते हैं। तो जो हम लोग बेचकर, खाली जमीन नहीं, जो हम लोग बेचकर सेल आउट करके जो इनकम गेन करते हैं उसी को हम लोग इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन कहते हैं। समझ जाइए कि 1993 में आपके कोई पूर्वज जो है या फिर आपके पापा दादा कोई भी है जो आपके घर में वो प्रॉपर्टी लिए थे, और इस साल आप यहां पर सोच रहे हो कि नहीं अब हमको इस प्रॉपर्टी को बेचकर, इस प्रॉपर्टी को बेचकर, तुम लोग तो नहीं, कोई मिस्टर एक्स हो समझ लीजिए, उस प्रॉपर्टी को बेचकर वो एक नया प्रॉपर्टी खरीदना चाहता है या फिर इस प्रॉपर्टी को बेच देना चाहता है, अपना खरीद लिया है। तो जब वो अपने प्रॉपर्टी को बेचकर एक नया प्रॉपर्टी खरीदना चाहता है, वो अलग बात है कि वो खरीदना चाहता है कि नहीं, लेकिन पहले तो ये मैटर करता है कि जो प्रॉपर्टी वो बेचा है 1993 में उसका जो वैल्यू था वो 2023-24 के दिन उसका वो वैल्यू नहीं रहेगा। आपको पता ही है पहले कैसे प्रॉपर्टी बिकता था, अब कैसे प्रॉपर्टी है। आपको पता ही है पहले 1000-1200 रुपए स्क्वायर फीट मिल जाता था हम लोगों को 1993 का बात करें तो, लेकिन आज के टाइम में आपको एक नॉर्मल एरिया में 5000 से नीचे नहीं मिलेगा। 1000-1200 तो मैं ज्यादा बोल दिया, 700-800 में मिल जाया करता था 1993 में। जैसे जैसे ये टाइम बीता गया, वैल्यू ऑफ बिल्डिंग, वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टीज, वैल्यू बढ़ता गया। ये चैप्टर सीखने के पहले आपको कैपिटल गेन का क्लासिफिकेशन करना है। कैपिटल गेन क्या होता है, कैपिटल गेन क्या होता है वो तो हम समझ ही गए कि हम अपने किसी बिलोंगिंग्स को, किसी कीमती चीजों को, जो मेरा कैपिटल एसेट्स है उसको हम बेच देते हैं, वो क्या हो जाता है, कैपिटल गेन हो जाता है। बेच देने के बाद जो इनकम हमको मिलेगा वो कैपिटल गेन होगा। टैक्सेशन का बाद में बात करते हैं, पहले कैपिटल गेन होता क्या है ये बता दें, और कैपिटल गेन होने के पहले आपको ये समझा दें कि कैपिटल गेन किस तरह का होता है। देखिए कैपिटल गेन दो तरह का होता है, एक होता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, और एक होता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, एक बार ये गेन को काट दीजिए, गेन तो हमको बेचने पर मिलेगा ना, गेन को हटा देते हैं। ये दो तरह का गेन होता है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। मैंने यहाँ पे गेन को काट दिया और यहां पे लिखा एसेट्स, लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स और शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स। पहले इसका डेफिनेशन समझ जाएंगे, बेचने पर हमें गेन मिलेगा ये तो बात अलग है, लेकिन पहले हम एसेट्स मतलब समझ जाते हैं कि लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स क्या होता है और शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स क्या होता है। इन दोनों का डेफिनेशन ऐसे देखा जाए तो
सेक्शन वाइज काफी ज्यादा वास्ट है, लेकिन मैं यहां पर थोड़ा सा ब्रीफली आपको समझाने का कोशिश करता हूं। ये क्या है, जो एसएससी मतलब मैं एसएससी मतलब द टैक्स पेयर, जो टैक्स पेयर है वो अगर अपने यहां रखे गए एसेट्स को, अपने यहां रखे गए किसी एसेट्स को 36 महीना से ज्यादा अपने पास रखता है तो वो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स हो जाता है। कितना महीना? 36 महीना से ज्यादा वो अगर अपने पास रखता है तो वो क्या हो जाता है? लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स हो जाता है। तो आप बोल सकते हो द एसेट्स विच इज हेल्ड बाय एसएससी फॉर मोर देन 36 मंथ, कोई भी एसेट्स, कैपिटल एसेट जैसे रेसिडेंशियल हाउस या फिर पुराना बिल्डिंग्स, ये सब जो चीजें हैं, बिल्डिंग्स, रेसिडेंशियल हाउस, ज्वेलरी, कुछ भी जो काफी कीमती है, उसको अगर हम बेच रहे हैं और वो भी बहुत 36 महीना तक अपने पास रखने के बाद, तो वो कैपिटल गेन, वो कैपिटल एसेट्स हमारा लॉन्ग टर्म नेचर का हो जाता है। किस नेचर का हो जाता है? लेकिन साथ साथ बात ये भी करते हैं कि अगर वो शेयर्स है, कॉमा ऑब्लिक दे दिया, हाँ, शेयर्स सिक्योरिटीज अगर होता है, सिक्योरिटीज, शेयर्स या सिक्योरिटीज होता है ना, तो उसके दो कैटेगरी हो जाते हैं। एक तो हो जाता है लिस्टेड और एक होता है अनलिस्टेड। अनलिस्टेड कंपनी का भी शेयर वो परचेज अगर करके रखता है। लिस्टेड जो होता है ये होता है, एक होता है लिस्टेड और एक होता है अनलिस्टेड। लिस्टेड जो होगा, हाँ, लिस्टेड अगर होगा, लिस्टेड तो 12 मंथ्स मोर देन 12 मंथ्स, और अगर अनलिस्टेड बॉन्ड्स, सिक्योरिटीज, शेयर्स, डिवेंचर्स, ये सब चीजें हो, अनलिस्टेड हो तो मोर देन 24 मंथ्स। ये डेफिनेशन के लिए नहीं है, लेकिन समझने के लिए है कि अगर कोई एसेट्स किसी एसएससी के पास 36 महीना से ज्यादा रखा गया है तो वो क्या है? लॉन्ग टर्म नेचर का है। लेकिन शेयर के केस में ऐसा नहीं होता। शेयर एंड सिक्योरिटीज के केस में दो कैटेगरीज हो जाता है, लिस्टेड एंड अनलिस्टेड। अगर वो लिस्टेड है तो 12 महीना से ज्यादा होना चाहिए, और अगर अनलिस्टेड है तो 24 मंथ से ज्यादा होना चाहिए। समझ आया? तो ये तो हो गया भैया। चलिए हम समझ गए क्या लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स क्या होता है, लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स क्या होता है। अब हम लोग ये समझेंगे कि शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स क्या होता है। क्या होता है? तो शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स, शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स, शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स, शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स वो एसेट्स होता है जो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स नहीं होता है। मतलब एक बात समझ जाइए, जो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स नहीं होता है, समझ गए बात? वो सारे क्या हो जाएंगे, है ना? सीधा बात है। कैसे होगा? 36 महीना से ज्यादा हुआ तो लॉन्ग टर्म हुआ, 36 महीना से कम हुआ तो शॉर्ट टर्म हुआ। शेयर मेरे को सिखाओ मत, ऐसी बोल देते, मैं टैक्स पढ़ा रहा हूं, ऐसी बोल देते वर्ड नहीं होना चाहिए। मैं बोल सकता था 36 मंथ से ज्यादा होगा तो हो गया, 36 मंथ से कम होगा, लेकिन मैंने क्या बोला यहाँ पे? शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स का रियल डेफिनेशन यही है जो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स नहीं है, जो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स नहीं है। समझ गए बात? क्लियर है? तो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स क्या होता है?
जो 36 महीना से ज्यादा हेल्ड करके रखता है इन केस ऑफ नॉन सिक्योरिटीज थिंग्स। अगर सिक्योरिटीज होता है तो डिपेंड करता है कि वो लिस्टेड है या अनलिस्टेड है। लिस्टेड है तो 12 महीना और अनलिस्टेड है तो 24 मंथ्स। और यहां पर तो आप समझ ही गए। तो सबसे पहले आपको ये डेफिनेशन समझ लेना है, क्योंकि आप जब भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन करोगे देन आपको पहले ये डिसाइड कर लेना होगा कि वो शॉर्ट टर्म है कि लॉन्ग टर्म है। ठीक है, उसमें जरूर लिखा रहेगा डेट ऑफ परचेज क्या है। अब ये क्यों है, क्योंकि दोनों का निकालने का तरीका अलग अलग होता है। आप स्टेटमेंट में देख रहे होगे, फॉर्मेट में देख रहे होगे, हमारे मैट में पहला जो फॉर्मेट है उस फॉर्मेट में लिखा होगा लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स, ये फॉर्मेट है। ऊपर लिखेंगे कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन जिसका भी निकालते हैं पर्टिकुलर्स अमाउंट रुपीस, अमाउंट रुपीस। समझ गए? यहां पे पहले लिखेंगे लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स। मान लीजिए जो भी एसेट्स है वो लॉन्ग टर्म नेचर का है। किस नेचर का है? मतलब हम लोग समझ गए हैं कि उसका नेचर क्या है, लॉन्ग टर्म है। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स लिख दिए। मान लीजिए बिल्डिंग है तो बिल्डिंग लिख दिए, रेसिडेंशियल हाउस है तो रेसिडेंशियल हाउस लिख दिए। ये लिखने के बाद हम लोग लॉन्ग टर्म लिख दिए। पहले नेचर उनका क्या है, लॉन्ग टर्म है। अब लॉन्ग टर्म है तो जरूर हम इस साल बेचे होंगे तभी ना गेन हुआ है। हम इस साल बेचे होंगे तो बिना बेचे कैसे गेन हो सकता है? तो हम इस साल बेचे होंगे। तो हम लोग क्या लिखेंगे सबसे पहले, सेल्स कंसीडरेशन। क्या लिखेंगे? सेल्स कंसीडरेशन। सेल्स कंसीडरेशन लिख दिए। जब सेल्स कंसीडरेशन हुआ है, जब सेल्स कंसीडरेशन हुआ है तो जरूरी नहीं है कैपिटल गुड्स है ना, आजकल तो ब्रोकरेज देना होता है, ऐसे तो बिकता ही नहीं है, देना होता है कि नहीं? तो उसको हम लोग कहते हैं कॉस्ट ऑफ ट्रांसफर। क्या कहते हैं? कॉस्ट ऑफ ट्रांसफर। तो सेल्स कंसीडरेशन में से लेस करेंगे, लेस कॉस्ट ऑफ ट्रांसफर। मतलब ब्रोकरेज वगैरह भाई, इसको हम लोग लेस कर देंगे, ब्रोकरेज एटसेट्रा लिख देते हैं। इसको हम लोग क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। लेस करने के बाद जो आएगा वो होगा नेट सेल कंसीडरेशन। क्या हो जाएगा? नेट सेल कंसीडरेशन। समझ गए? पहले तो ये लिख देना होगा नेट सेल कंसीडरेशन। जब ये नेट सेल कंसीडरेशन आ गया तो इसमें से दो तरह का कॉस्ट आपको माइनस करना है। इंडेक्स कॉस्ट। क्या? इंडेक्स कॉस्ट ये मतलब हुआ कि आज हमारे या किसी पे भी जिसका ये गुड सेल हो रहा है, जिसका ये एसेट सेल हो रहा है, उसके दादाजी 2000 समझ लीजिएगा, 2000 या कोई भी हो, 2001 में ये प्रॉपर्टी खरीदे थे। ये प्रॉपर्टी कितना में खरीदे थे? 2001 में। आप इसको 2023-24 में बेच रहे हो, तो क्या ये बात, मान लीजिए 2001 में ये प्रॉपर्टी खरीदा गया है 3 लाख में और आज आप इस प्रॉपर्टी को बेच रहे हो 30 लाख में। कितना बेच रहे हो? तो ये कहना सही है क्या कि आपका प्रॉफिट हुआ 27 लाख? सही है? नहीं है। ये बात सही है क्या? क्योंकि भाई 3 लाख तो उस समय का प्रॉपर्टी का दाम था, उस समय का इन्फ्लेशन रेट कुछ और था, उस समय का इंडेक्स वैल्यू कुछ और था, आज का इंडेक्स वैल्यू कुछ और है। आप देख सकते हो एक इंडेक्स का चार्ट मिला है मैट में। ये मैट जैसे चार्ट देखोगे ना, आपका चार्ट आ जाएगा, जैसे मैं ये चार्ट बोल रहा हूं ना, स्क्रीन पे देखिए चार्ट आ रहा होगा, आप इंडेक्स देखिए, वहां पे इंडेक्स में देखिए 2001 में इंडेक्स वैल्यू कितना था? 100 था। और 2023-24 का इंडेक्स वैल्यू कितना है? तो उस प्रॉपर्टी को आपको आज के डेट में कन्वर्ट करना होगा।
इसीलिए हम लोग इंडेक्स का सहारा लेते हैं, इंडेक्सेशन होता है, इसी को हम लोग इंडेक्सेशन कहते हैं। इंडेक्स वैल्यू दिया रहेगा, जिस साल परचेज किया गया उस साल से डिवाइड करेंगे और जिस साल आप सेल कर रहे हो उससे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लेस इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। क्या कहेंगे, लेस इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। जितना में आपने प्रॉपर्टी खरीदा है उस प्रॉपर्टी को खरीदने का इंडेक्स वैल्यू क्या है। मान लीजिए 1 लाख में खरीदा था उस समय या 3 लाख में खरीदा था, है ना। अब अगर मैं इसको कन्वर्ट करूं आज के डेट में तो क्या होगा, देख लीजिए, खरीदे थे कितना में, 3 लाख में ना। उस साल का इंडेक्स वैल्यू क्या था, 2001 का, तो 100 से डिवाइड किए और करंट ईयर का कितना है उससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये उसका रियल प्राइस हुआ। अब जो हुआ कंपेयर करने का प्राइस हुआ, ये हुआ उसका रियल प्राइस। इसी रियल प्राइस में कन्वर्ट करके फिर हम लोग माइनस करेंगे। अगर मामला पॉजिटिव में है तो मेरा प्रॉफिट है, नेगेटिव में है तो मतलब प्रॉफिट, मतलब पॉजिटिव में तो हमारा गेन है, नेगेटिव में तो हमारा गेन नहीं है। समझ आया बात। तो ये वाला चीज हमारा कन्वर्ट कर लेंगे नए वाले वैल्यू में। ये जस्ट एग्जांपल के लिए बोला, जब सम करेंगे तो हम ये वाला सीखेंगे। अभी क्या हुआ, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हम लोग कन्वर्ट करेंगे। क्या करेंगे, देखिए, परचेज प्राइस कैसे इसको निकालते हैं, ब्रैकेट में लिख दो, परचेज प्राइस मतलब उस समय का जो प्राइस है इनटू इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ करंट ईयर डिवाइडेड बाय इंडेक्स कॉस्ट ऑफ परचेजिंग ईयर। इतना लिखने का दरकार नहीं है, बट आप एक बार ये वाला चीज समझने के लिए चाहो तो लिख दो, नहीं तो कोई दरकार नहीं है। जब हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन करेंगे तो आपको ये बताया जाएगा। इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन करने के बाद लेस करेंगे इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, अगर होता है तो। यस, वेरी गुड क्वेश्चन। इंडेक्स तुमको याद करना होगा सारा, तब ये तो बहुत बड़ा टेंशन का बात हो गया जी। इंडेक्स आपको सारा याद करना होगा, तो आपको बता दिया जाता है एज पर योर काइंड इंफॉर्मेशन, इंडेक्स दिया रहेगा, आपको याद नहीं करना होगा, ठीक है। और चीज, एक चीज और क्वेश्चन हो सकता है, अगर प्रॉपर्टी 2001 के पहले खरीदा गया तब सर, है ना, क्वेश्चन आ सकता था ना। 2001 के पहले खरीदा गया तो सर, तो 2001 के पहले खरीदा गया तो लास्ट इंडेक्स वैल्यू 2001 का ही हम लोग कंसीडर करेंगे, 2001 का ही कंसीडर करेंगे, उसके पहले का नहीं, ठीक है ना। अब वैल्यू कौन सा लेंगे वो आपको क्वेश्चन कराते समय बताएंगे, अभी बताने से कोई मतलब सस्पेंस ज्यादा क्रिएट हो जाएगा। वैल्यू कौन सा लेंगे, मतलब 2093 में अगर खरीदा गया है और 2001 में उसका वैल्यू क्या है, दोनों वैल्यू दिया रहेगा क्वेश्चन में। समझ आया बात, तो वो हम लोग बाद में सीखेंगे। तो इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट मान लीजिए 2 तल्ला था पहले, है ना, हमने उसको 3 तल्ला करवा लिया, एक्सटेंशन करवा लिया, तो इंप्रूवमेंट करवाया ना, तो उसका भी कॉस्ट कब करवाया, वो वैल्यू से आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। मान लीजिए कोई ज्वेलरी था उसमें आपने डायमंड जड़वा लिया, कोई था अंगूठी था, सोना का अंगूठी था और उसमें आपने डायमंड लगवा लिया, कॉस्टली डायमंड लगवा लिया, है ना, तो वो आपका सेविंग जो कॉस्ट है डायमंड लगवाने का वो इंप्रूवमेंट हो गया। तो कब लगवाया वो सब चीजें जो है वो कॉस्ट में कंसिडर किए जाएंगे। इसके बाद आप इसमें से माइनस करने के बाद जो पाओगे उसी को हम लोग कहेंगे, क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, LTCG। LTCG। अब हम लोग बात करते हैं शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स को। शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स में क्या होता है, शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स में पहले लिखेंगे सेल्स कंसिडरेशन, यहां पर लिख देंगे सेल्स कंसिडरेशन। सेल्स कंसिडरेशन में से लेस क्या करेंगे, कॉस्ट ऑफ ट्रांसफर, दिया रहेगा तो ठीक, नहीं दिया रहेगा तो कोई बात नहीं। देने के बाद हम लोग क्या करेंगे, नेट सेल कंसिडरेशन,
इसके बाद हम लोग लेस करेंगे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कितना में खरीदा था, लेस करने के बाद जो आएगा उसको बाहर कर देंगे। कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट भी हो सकता है, वो हमारा क्या हो जाएगा, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, और इन दोनों को जोड़ देंगे, ये हो जाएगा इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। समझ गए? डिफरेंस क्या हुआ सर? तो डिफरेंस ये हुआ कि लॉन्ग टर्म में इंडेक्स वैल्यू यूज होता है, शॉर्ट टर्म में इंडेक्स वैल्यू यूज नहीं होता। तो उम्मीद है ये इंट्रोडक्शन क्लास आपको समझ में आ गया होगा कि हम लोग लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कैसे कैलकुलेट करते हैं। द वेरी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ये सीखेंगे एक प्रॉब्लम जिसमें शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन दोनों है। ठीक है, थैंक यू। तब तक के लिए आप ये वीडियो देखकर रेडी रहिए और दूसरे वीडियो का वेट करिए। थैंक यू।